हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चली आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 348 केजी के पार्ट 2 को। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का और केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है जीव विज्ञान कक्षा 12 का सेट नंबर 1 2025, पेपर कोड है 348 केजी। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने यहाँ पर बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न को अच्छे से कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को अच्छे से कर लिया था। अब आगे देखिए, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के ग तक इसको सॉल्व कर लिया था। यानी कि देखिए, हमने यहाँ तक केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए, हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक कराया हुआ था। अब देखिए, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के घ पार्ट से, यानी कि एलएबी का पूर्ण रूप लिखिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 का है टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। अगला क्वेश्चन है ख, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ग, रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। उससे अगला क्वेश्चन है मानव घ, मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय दीजिए। उसके बाद देखिए, बात आती है प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का पार्ट है वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका होती है। और बीटी कपास की पर टिप्पणी लिखनी है। और हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के घ पार्ट तक करने वाले हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है प्रश्न नंबर 4 के घ की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रश्न नंबर 4 के ग तक करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख लेना। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का घ है एलएबी का पूर्ण रूप लिखिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमसे इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया एलएबी का पूर्ण रूप लिखिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एलएबी का पूरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। क्या है एलएबी का पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में पाया जाता है, ये पाया जाएगा जैसे दही बनाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। तो देखिए, और हमसे पूछा गया था इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एलएबी का महत्व। तो देखिए, फर्स्ट है भोजन उत्पादन में। तो एलएबी लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि एलएबी का महत्व क्या है, जैसे दूध को दही में बदलने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिल जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डालते हैं भोजन उत्पादन। तो एलएबी लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, जिससे भोजन का संरक्षण होता है और इसमें पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा पाचन में सहायता। तो देखिए, ये बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में स्वस्थ सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं और खराब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 का घ हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है कि एलएबी का पूर्ण नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का टैग पॉलीमरेज क्या है, टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो क्लास 12 बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही फिक्स एग्ज़ाम है। वो कैसे,
वो ऐसे कि जो हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए यानी कि आपके पास 2019 से 2025 तक आए हुए इतने पेपर सेट है कि अगर आपने वो भी अच्छे से लगा लिए ना तो आपके 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए ये वो क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम के टीचर्स ने बनाए हुए हैं और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बस मेरे कहने से इतना कर लीजिए कि आप 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हम सिलेबस में मेन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये जैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो तरीका हमें पता ही नहीं कि हमें उसका आंसर कैसे करना है। तो वो तरीका हमें तभी पता चलेगा जब हम अनसोल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास 12 बायोलॉजी के और पार्ट्स भी चाहिए, यानी कि और अनसोल्व पेपर भी सॉल्व कराने, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का भी अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है तो वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का पार्ट था टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। तो देखिए बात करें टैग पॉलीमरेज की तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। तो टैग पॉलीमरेज यह एक एंजाइम है जिसका उपयोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या है पॉलीमरेज पीसीआर के फुल फॉर्म ये भी होती है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। यह उच्च तापमान पर भी कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया टैग पॉलीमरेज क्या है, यह एक एंजाइम है जिसका उपयोग पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। यह उच्च तापमान पर भी कार्य कर सकता है। अब हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। तो देखिए बात करें कार्य की तो जैव प्रौद्योगिकी में इसका कार्य डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना है, जिससे डीएनए के एक विशिष्ट खंड का अध्ययन करना आसान हो जाता है। यह एंजाइम विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, जैसे आनुवंशिकी और निदान में। तो देखिए इसका कार्य क्या था, इसका कार्य है जैव प्रौद्योगिकी में इसका कार्य डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना है, जिससे डीएनए के एक विशिष्ट खंड का अध्ययन करना आसान हो जाता है। और यह एंजाइम विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, जैसे आनुवंशिकी और निदान में। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ख। तो देखिए ख सूक्ष्म जीवों के ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का ख पार्ट है। तो सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग को संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन करना है। तो फर्स्ट है हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मादक पेय पदार्थ। तो देखिए बियर विस्की और रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में खमीर यानी कि यीस्ट, खमीर को यीस्ट भी बोलते हैं, का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला देखिए एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अब देखिए थर्ड है कार्बनिक अम्ल। तो देखिए कई फफूंद और जीवाणु किण्वन के माध्यम से साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और अन्य कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मादक पेय पदार्थ में, एंटीबायोटिक्स में और कार्बनिक अम्ल में। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और देखिए, जैसे यहाँ पर बोला गया है प्रतिजैविक, यहाँ पर एक प्रतिजैविक का उदाहरण दिया गया है। तो आपसे देखिए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 1 मार्क्स में या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा या आपसे अति लघु तेरे प्रश्न में पूछ लेगा कि प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो प्रतिजैविक क्या है यहाँ पर पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है ग पार्ट। तो रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ओसवाल्ड अवेरी मैकलियोड तथा मैककार्टी ने रूपांतरित सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति की खोज की। उन्होंने बताया कि ताप मृत उग्र जीवाणुओं के डीएनए ने अनुग्र जीवाणुओं के डीएनए को रूपांतरित कर दिया। उन्होंने देखा कि प्रोटीज और आरएनएज
से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु, तो यहाँ पर देखिए रूपांतरीय सिद्धांत पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी थी। तो ओसवाल्ड अवेरी और मैकलियोड तथा मैककार्टी ने रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक प्रकृति की खोज की। उन्होंने बताया कि ताप मृत उग्र जीवाणुओं के डीएनए ने अनुग्र जीवाणुओं के डीएनए को रूपांतरित कर दिया है। उन्होंने देखा कि प्रोटियोज और आरएनएज से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु, अब आगे देखिए, परंतु डीएनएज के प्रयोग से यह अवरुद्ध हो जाता है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ पार्ट है। तो मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय दीजिए। हमें यहाँ पर मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय देना है। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको देखिए, आपको इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, अगर आप इसको समझकर याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार, हर क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रोज पढ़ना है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे क्वेश्चन और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ पार्ट है, मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर करा है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेगा टाइफाइड बुखार। तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्राय 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन होता है। और देखिए टाइफाइड रोग निम्न के लक्षण है। टाइफाइड रोग के लिए निम्न लक्षण है, मस्तिष्क पीड़ा यानी कि सर में दर्द, तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। और संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती जाती है। तो देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पर करा था टाइफाइड बुखार। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और देखिए जैसे टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है, आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं लघु और दीर्घ के बीच में से। तो आपको जैसे ये जीवाणु हमसे पूछा जा सकता है तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और यह रोग प्राय 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन होता है। यानी कि देखिए जो घरेलू मक्खी होती है वो खाने को जैसे दूषित कर देती है, तो उसके कारण ये होता है। और टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण होते हैं जैसे मस्तिष्क पीड़ा, सर में दर्द होना तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती है। अगला देखिए, अगली हेडिंग डालिए साधारण बुखार। तो देखिए साधारण बुखार यानी कि नॉर्मल फीवर, यह अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। तो ये जो साधारण बुखार है यह अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। बात कर इसके लक्षण की, तो लक्षण इसका, इस रोग के प्रमुख लक्षणों में श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन, जैसे कि नसों में क्या होता है, नसों में स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि अलग से दर्द होता है, स्टिफनेस सी आ जाती है, अकड़ी अकड़ी सी लगती है वो, छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित है। तो साधारण बुखार में क्या था, यह अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। और लक्षण इसका, इस रोग के प्रमुख लक्षणों में श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन और नासा छिद्रों में कड़ापन यानी कि स्टिफनेस, जैसे छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारे प्रश्न नंबर 6 के पार्ट स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर डालते हैं प्रश्न नंबर 6 का पार्ट। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार डालना होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का पार्ट है, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पर वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं जिससे पानी को साफ किया जा सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जैविक उपचार के द्वितीयक चरण में होती है। जहां वाहितमल को वायवीय टैंकों में प्रवाहित किया जाता है, वहां ऑक्सीजन की मदद से सूक्ष्म जीव
कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिससे पानी की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी कम हो जाती है। तो देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। किसको तोड़ने का काम कर रहे हैं? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे पानी को साफ किया जा सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जैविक उपचार के द्वितीयक चरण में होती है, जहां वाहित मल को वायवीय टैंकों में प्रवाहित किया जाता है। वहां ऑक्सीजन की मदद से सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, जिससे पानी की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी कम हो जाती है। अब देखिए आगे करते हैं हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। तो देखिए सूक्ष्म जीव वाहित मल में मौजूद ठोस और तरल कार्बनिक पदार्थों को सरल अहानिकारक पदार्थों में तोड़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डाली थी हमने? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। इसमें सूक्ष्म जीव वाहित मल में मौजूद ठोस और तरल कार्बनिक पदार्थों को सरल अहानिकारक पदार्थों में तोड़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग डालते हैं हम बीओडी में कमी। तो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की आवश्यकता बीओडी कम हो जाती है और पानी साफ हो जाता है। और अगला देखिए, अगला है हमारा थर्ड पॉइंट, हम यहाँ पर डालते हैं ऊर्जा उत्पादन। तो आपंक यानी कि स्लज को अवायवीय जीवाणु तोड़ते हैं, जिससे बायोगैस बनती है। इस बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था वाहित मल। यहाँ पर देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रासायनिक वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की भूमिका, फर्स्ट था कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, सेकंड है बीओडी में कमी और थर्ड है ऊर्जा उत्पादन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ख यानी कि प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट। पुनः योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंध एंजाइम की क्या भूमिका है? तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है यानी कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, तो क्वेश्चन हमसे यही घुमा फिरा कर बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए पुनः योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंध एंजाइम की क्या भूमिका है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबंध एंजाइम एक एंजाइम है जो प्रतिबंधन एंजाइम एक एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को एक विशिष्ट अनुक्रम में काटता है। इसे आणविक कैंची या चाकू भी कहते हैं। यह डीएनए को पॉलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर बोला गया था पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका है। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं एक एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को एक विशिष्ट अनुक्रम में काटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है। प्रतिबंधन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं को एक विशिष्ट अनुक्रम में काटता है। इसे आणविक कैंची या चाकू भी कहते हैं। यह डीएनए को पॉलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटता है। और प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और सेकंड है प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यह डीएनए को मध्य से काटता है। क्या काटता है? यह डीएनए को क्या करेगा? मध्य से काटता है। और प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यह डीएनए को सिरों पर काटता है। तो देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार ही लिख कर आइएगा, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पर बीटी कपास पर टिप्पणी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीटी कपास जिसे हम बीटी कॉटन भी कहते हैं। तो बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैसिलस थ्यूरिंजिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसा विषाक्त प्रोटीन यानी कि जीव विष का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कॉली ऑप्टेरॉन तथा डिप्टेरॉन को मारने में सहायक होती है। यह जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करती है। तो देखिए हमें यहाँ पर बीटी कपास पर टिप्पणी लिखनी थी। तो देखिए इसमें एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसके जीवाणु का नाम, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपको
ऐसे लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक कॉपी पे नोट डाउन करके उसको रोज मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखिए बीटी कपास में कौन सा जीवाणु यूज हो रहा था, यानी कि बैसिलस थ्यूरिंगिस। कौन सा? बैसिलस थ्यूरिंगिस। ठीक है, तो देखिए बीटी कपास पर हमें टिप्पणी लिखी थी, तो बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरिंजिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन यानी कि जीव विष का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कॉली, ऑप्टेरॉन तथा डिप्टेरॉन को मारने में सहायक होती है। यह जीवाणु अपने जीवन काल के विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करता है। अब इसके आगे हम लिखते हैं, ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता, क्योंकि यह प्राक विष यानी कि प्रोटॉक्सिन के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राइजीन का नाम दिया गया है तथा निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए ये जो विषाक्त प्रोटीन है वो स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता है, यानी कि अपने आप खत्म नहीं करेगा जीवाणु को। ये क्या करेगा, ये एक ये प्रोटॉक्सिन के रूप में निर्मित होता है, यानी कि इसका जो निर्माण होगा वो प्रोटॉक्सिन के रूप में होगा। और इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राइजीन नाम दिया गया है तथा निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। आगे देखिए, जब कोई कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट की आहारनाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है। जो इसकी घुलनशील अवस्था होती है, यह सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला कोशिका के साथ जुड़कर उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इस कारण कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती हैं, वे कीट की मृत्यु हो जाती है। और बीटी विष भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का घ पार्ट, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का महत्व। तो देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के एक विशिष्ट हिस्से की लाखों अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। यह आणविक जीव विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें आनुवंशिक रोगों का निदान, फॉरेंसिक साइंस जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और संक्रामक रोगों का पता लगाने शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जाता है। तो देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का हमने यहाँ पर महत्व बताया कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका प्रयोग डीएनए के एक विशिष्ट हिस्से की लाखों अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। यह आणविक जीव विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें आनुवंशिक रोगों का निदान, फॉरेंसिक साइंस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और संक्रामक रोगों का पता लगाना शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं एक बार देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 के घ पार्ट से स्टार्ट करा था। एलएबी का पूर्ण रूप लिखिए तथा इसका महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 5 के क, ख, ग और घ पार्ट किए थे। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 6 के क, ख, ग और घ पार्ट को किया था। तो फ्रेंड्स, अब कल वाली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को करने वाले हैं, यानी कि कल की वीडियो में ये हमारा सेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।